We will quickly move on to the industry leaders session. और हमारे पास तीन अलग अलग इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे है, लेकिन उनमें सबसे सीनियर गोस्वामी जी है और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों के मेंटर्स भी रहे हैं। फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है। तो सर मैं आपसे शुरू करूंगा। व्हेन वी से अभी के हमने पहले के सेशन में देखा तो ये तो सारे इकोनॉमिस्ट कैटेगरी के लोग हैं, ये प्रैक्टिशनर्स हैं। सर आप कैसे देखते हैं एक तो एमएसएमई सेक्टर को, एंड वेयर आर द प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल, बोथ तीनों के लिए मैं पूछूंगा। आप प्रॉब्लम एरिया कहां पे देखते हैं, पोटेंशियल कहां पे देखते हैं? धन्यवाद ऑर्गेनाइजर के लिए कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। समाज में नैरेटिव जो रहता है और वास्तविकता रहती है वो बिल्कुल ही अलग रहती है। नैरेटिव तीन चलते हैं कि एमएसएमई जो डिपेंडेंट है वो सब्सिडीज़ पर है, इंसेंटिव्स पर है, और इनका जो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पूंजी मिलती है, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बनाते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। ये अभी सामान्यतः नैरेटिव चलता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखें, चूँकि मुझे 48 ईयर्स हो गए हैं एक एसएमई को रन करते हुए, तो सब तरह के मैंने चैलेंजेस देखे। हम लोगों ने वो भी देखा कि 17 to 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करता था, और आज भी समाज में नैरेटिव ये है कि बहुत सस्ता लोन मिलता है। वास्तविकता ये है कि 9% मिनिमम से शुरू होता है, और अगर आप उसमें सारे एक्सपेंसेस जोड़ दें, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जोड़ दें, स्टैम्प ड्यूटी जोड़ दें, तो 11% तक अभी हमको पूंजी मिलती है। तो एक नैरेटिव तो ये हो गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम से हर साल बजट में हम देखते आए हैं, अभी रस्तोगी जी भी जिक्र कर रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एसएमई के लिए किया गया। तो नैरेटिव से सरकार पूरे समाज में ये मैसेज आता है कि 10,000 करोड़ रुपए एसएमई को मिल गया है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। ये एक्चुअल में सिडबी को फंड मिलता है, और सिडबी एज लैंडिंग इंस्टीट्यूशन वो भी 9% से 10% पर ब्याज पे देता है। तो इसमें कोई एसएमई को कोई बेनिफिट डायरेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप, चूँकि मैं भी सिडबी का बोरोवर हूँ, इसी तरह से सारे बैंक्स जो देते हैं वो उसको 9% से 10%, 11% पर ही देते हैं। तो एक तो ये है कि हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जब हमको कॉम्पिटिटिव रहना है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, जहाँ 2%, 3% और 4% पर मैक्सिमम लैंडिंग हो रही है दुनिया में, तो हमको हर हालत में किसानों की तरह एसएमई सेक्टर को सब्सिडाइज रेट पर किसी भी हालत में फंड्स उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, जो नैरेटिव चलता है कि एसएमईज को पेमेंट तत्काल मिलता है, वो बिल्कुल भी अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। 2006 में एमएसएमईडी एक्ट आया, एनेक्ट हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है। एसएमई को जो पूरी उसकी कैपिटल है वो डिलेड पेमेंट के कारण भागों में लग जाती है, या बड़े कंपनीज उसको यूज करती हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो अभी एसएमई के लिए आवश्यकता है वो है कि आपके पूरे देश में जितने एसएमई के जो हमारी बैकबोन है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लगभग 80 इंडस्ट्रियल एरियाज को मैंने पर्सनली विजिट किया है, और अगर आप उन 80 देश के 80 को किया है, 800, 1000 और 8000 की स्थिति एक सी होगी। उन इंडस्ट्रियल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अत्यंत गंभीर है। एक बार स्थापित होने के बाद कोई उसको पूछता नहीं है। तो जो हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो हमारे बिल्कुल एसेट हैं, जो इस देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन एरियाज को ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। सरकार में जितने भी विभाग होते हैं वो नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के उसमें रहते हैं, लेकिन पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को भूल जाते हैं। तो अभी हमको स्ट्रेंथन उनको करना है। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है। चैलेंजेस मैंने आपको 3 बताए। अपॉर्चुनिटीज़ में मैं 48 ईयर्स से हूँ। सबसे अच्छा समय एसएमई के लिए, उसका कारण है इमेज बिल्डिंग हुई है। सबसे पहले हुई हमारी मंगलयान से, फिर चंद्रयान से, फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी से, उसके पश्चात ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पर लोग बिल्कुल $1 का भी माल नहीं लेते थे। उन कंट्रीज से कंटेनर का इंक्वायरी आजकल आती है।
तो हमारी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की है, सरकार ने कोशिश की है, पूरी दुनिया में एसएमई को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो भारत से लें। दूसरा चैलेंज हमारे पास अभी सबसे बड़ा है कि हमको क्यों लग जाते हैं 10-10 साल, 15-15 साल समझाने में कि लॉन्ग टर्म लाइसेंसेस होना चाहिए। आप देखिए, हम लोगों को ये डिमांड करते करते 15 साल हो गए कि भाई आप एक 5 साल के लिए लाइसेंस दे दीजिए, 10 साल के लिए दे दीजिए, 15 साल के लिए दे दीजिए। क्यों 2 साल, 1 साल और 3 साल के होते थे? आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने माना, सरकार ने 10 साल और 15 साल के किए, लेकिन पूरे देश में क्यों नहीं? सभी जगह होना चाहिए, 10 से 15 साल के लाइसेंस होने चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए कि वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो इस तरह हमको 10-10 साल एसएमई को क्यों लग जाते हैं? हमको एक तरह से 15 से 20 डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है। हर एक का लाइसेंस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, और जैसे ही लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होती है वो उद्योग अवैध हो जाता है किसी न किसी कारण। खुदा न खास्ता उसके यहाँ आग लग जाती है तो वो उसको क्लेम नहीं मिलता है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस बड़े किए जा सकते हैं, जो एसएमई की ग्रोथ के लिए किए जा सकते हैं, और प्राइस बैलेंसिंग में हाल ये है, अगर एसएमई नहीं हो तो मैं ऑडियंस में सब महानुभावों को बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें जो एसएमई 90 पैसे में सिरिंज सरकार को सप्लाई करता है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका बिल 15 रुपये चार्ज होता है। जो 70 पैसे में हम लोग मास्क सप्लाई करते हैं वो आपको 10 रुपये में चार्ज होता है। हम आपको जो कैनुला 4 रुपये में सप्लाई होते हैं वो 160 रुपये में हॉस्पिटल चार्ज करता है। तो कहाँ 4 रुपये, कहाँ 160 रुपये? तो ये एसएमई की वजह से, एसएमई के मेहनत की वजह से, एसएमई के कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हमारे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों को सस्ती दवाइयाँ, सस्ते प्रोडक्ट्स, सस्ती सब कुछ मिल रही है। लेकिन अब जिम्मेदारी, हम अगले 10 साल के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमको तत्काल निर्णय करना पड़ेंगे, तत्काल इस बात पे डिसीजन करना पड़ेगा कि एसएमई को की जो डिमांड्स हैं उनको हम एड्रेस करें और उनको मार्ग प्रशस्त करें ग्लोबलाइज होने का और अनंत संभावनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरीश भाई, आप केमिकल इंडस्ट्री में रहे हैं, भरूच में आपने वहाँ के एसोसिएशन के साथ, आपने दिल्ली में पॉलिसी मेकिंग में इंटरवेंशन के लेवल पर आपका रोल रहा है, तो आपने दोनों साइड्स देखी है, गवर्नमेंट साइड भी देखी है और इंडस्ट्री साइड भी देखी है। तो एक तरफ तो सब लोग मानते हैं कि एमएसएमई को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो कहाँ पे बॉटलनेक्स है? वेयर आर द की इश्यूज? इज इट जस्ट रिलेटेड टू द क्रेडिट लाइन और देयर इज समथिंग मोर टू इट? नो, देर इज सी एट सच ब्रॉडली देखें तो मुझे लगता है कि बॉटम लाइन बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। देर आर, अकॉर्डिंग टू मी, देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज अहेड फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री, एंड स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आप में साहस, धैर्य है, तो सरकार तो आपके साथ खड़ी है। क्योंकि मैंने जो मेरा बिजनेस शुरू किया वो मैंने 5,000 रुपीज़ से शुरू किया था, और लोन बैंक ने ही दिया, सब्सिडी बैंक ने ही दी, और हमने हमारा एम्पायर खड़ा किया। और वो भी उस समय कि जैसे गोस्वामी जी ने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज वेरी हायर, 15%, 16% आप पे करते थे। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ दैट हाउ यू आर कमिटेड, और आप टर्बुलेंस के सामने कैसे टिक पाते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज वो है कि बहुत सारे लोग अपने एमएसएमई बंधुओं को देखते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा नुकसान हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरा नज़रिया देखें कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कहाँ है, जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करूँगा कि चाइना, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना बहुत डंप कर रहा है। आई एम प्राउड टू से कि मैंने पिछले 5 साल में एक प्रोडक्ट जिसमें 70% वाटर है वो चाइना को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, और जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 40 रुपया है उसका मैं उनके पास से 300 रुपया लेता हूँ। नाउ दे आर मास्टर इन कॉपिंग, अभी तक तो कॉपी नहीं कर पाए हैं, होपफुली ये साल में लगता है कि वो लोग कॉपी कर पाएंगे। बट एनीवे, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। और जैसे सतीश जी ने भी बहुत बखूबी बताया, सी अपॉर्चुनिटी अपने पास इसीलिए है। मैंने एक ब्लॉग लिखा था डेमोग्राफी के ऊपर, जब मैं लंदन में था, चाइना वर्सेस इंडिया। इंडिया में बाय 2050 28 करोड़ नौजवान बढ़ेंगे जो काम करने की क्षमता, कुशलता रखने वाले रहेंगे,
और उसके सामने करीबन 26 करोड़ मीन्स 14 करोड़ अपने यहाँ बढ़ेंगे और वहाँ 26 करोड़ चाइना में कम होंगे। तो 14 करोड़ यूथ जब अपने देश में बढ़ रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी, या तो हम उनके लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप करें या तो वो लोग झंडा लेके बेकारी का 20-25 साल बाद गाना गाएंगे कि हमें नौकरी नहीं है। सो जो विजन गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक विजन, कि जिसमें फोकस किया गया है कि भाई स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी कौन कौन से सेक्टर में है। जैसे नंबर 1, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वी आर वेरी पुअर, वो कॉपी पेस्ट हम करते रहे, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट 20,000 करोड़ फ्रॉम दिस ईयर। नाउ 100 ऐसी स्कीम्स है कि जिसका बहुत सारे एमएसएमई को पता ही नहीं है, क्योंकि एसएमई स्पेशली एसएमई की बात करें तो वन मैन आर्मी होता है, वो कहाँ इतना देखने जाएगा, लेकिन दे हैव टू एम्प्लॉय अ पर्सन कि हु विल लुक आफ्टर। और मेरा जो सुझाव इसमें मैंने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ हैविंग अ कॉर्पोरेट मित्र, जैसे आशा वर्कर होते हैं वैसे कॉर्पोरेट मित्र आप हर एक डिस्ट्रिक्ट पे लगाइए, जो इंडस्ट्री को आशीष करे कि भाई ये गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है, जिला उद्योग केंद्र है, लेकिन वो अपनी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वी नीड टू सपोर्ट, अगर एसएमई को अगर एनकरेज करना है तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने एरिया में है, ये ग्लोबल है, राइट? तो कोई एंटरप्रेन्योर उसमें साहस करेगा। सी मेनी टाइम्स आई फोरसी कि जे हमारे घर में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप हिस्ट्री देखेंगे, हमारे घर में हमारा टीवी होगा, वो वेदर सैमसंग का होगा, एलजी का होगा, सोनी का होगा। क्या इस देश में किसी ने टीवी बनाने की हिम्मत नहीं की? और या तो किसी ने हिम्मत की, वो डूब गए। डूब क्यों गए? वेदर गवर्नमेंट हैज नॉट सपोर्टेड। क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, कैलविनेटर, राइट? हमारे घर में जो हम सेल फोन यूज करते हैं वो नोकिया, सैमसंग। हम बोलते हैं कि इंडिया में 90%, 99% मोबाइल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत में कंज्यूम हो रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग प्राउड, इट इज गुड थिंग। बट साइमल्टेनियसली वो जो 99% मोबाइल बनते हैं उसमें जो डिवाइसेस, उसके जो सपोर्टिव पार्ट्स लगते हैं वो 80% इंपोर्टेड है। सो मेक इन इंडिया हमने कर दिया, लेकिन बैकएंड में उसके जो पार्ट्स है उसकी अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर अवर इंडियन एमएसएमई। वी शुड जंप इनटू दैट, एंड दैट इज नॉट वन सेक्टर, देयर आर सेवरल सेक्टर्स। आप बात करेंगे, आपके घर में आप रोज टूथब्रश करते हैं, कॉलगेट आपके हाथ में आती है, आप सेविंग क्रीम लगाते हैं, वो एक्स या पामोलिव की, मीन्स इट्स ऑल, दिस इज ऑल, क्या हम नहीं बना पाते? पतंजलि जैसी अपनी अच्छी प्रोडक्ट है, मैं फॉरेन में भी देखता हूं कि वहां पे इट इज अवेलेबल, राइट? वी हैव, बट वी अवरसेल्व्स आर क्रिटिक्स ऑफ दैट, दैट इज वन एरिया। बट द वे अपना विजन ब्रॉड होना चाहिए कि अगर मैं एसएमई हूं तो मैं एमएसएमई कैसे बनूं, एमएसएमई हूं तो मैं लार्ज कैसे बनूं। जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं कि भाई, जैसे राइटली रस्तोगी जी हैज मेंशन अबाउट द क्रेडिट गैप, यस दैट इज ट्रू। Being working in a public sector and associated with the number of public sector companies, I fully agree कि जो गवर्नमेंट ने 45 डेज में क्रेडिट रिलीज करने का, पेमेंट एसएमई का क्लियर करने का जो पॉलिसी बनाया है, which is in true sense it is not in line right now, it is not been effectively adhered. Ultimately उनको भी ब्यूरोक्रेसी के पीछे दौड़ना पड़ता है। That is, थर्ड इज द लो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, राइट? एमएसएमई के द्वारा जो उसको फियर लगता है कि मेरी टेक्नोलॉजी अगर मैं अपग्रेड करने जाऊंगा तो मेरे पास जो है टेक्नोलॉजी वो शायद कोई चुरा लेगा। वो फियर में वो अपने आप को एक लेवल पे रिस्ट्रिक्ट करता है। फोर्थ इज द क्वालिटी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द स्किल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर। सी आज की डेट में वी हैव नंबर ऑफ बीए, आर्ट्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट को आप बोलो कि मेरे प्लांट में आपको काम करना है, लैब में काम करना है, भले ही आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, लेकिन काम करो, लेकिन आपको लैब भी थोड़ी क्लीन करनी पड़े, नहीं वो मेरा काम नहीं। सो मल्टी स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने यूथ को अगर स्किल करना है तो उनको वर्सेटाइल क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। लैक ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, हर एक स्टेट में सिंगल विंडो है बट नॉट इफेक्टिव, right, which is required to be strengthened. And of course intellectual property right, गोस्वामी जी ने थोड़ा टच किया उसको कि बेसिकली हमारे पास एमएसएमई के पास इतना जबरदस्त बैकबोन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
रजिस्टर कराने के लिए दे हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हालांकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है जिसमें अपने डॉक्टर उन्नत पंडित जी उन्नत काम पंडित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ, बट अवेयरनेस नहीं है। स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ एन अवेयरनेस, बट इन नटसेल आई विल फील दैट देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमई एंड स्पेशली यूथ जो जॉब कर रहा है उसके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एम्पल है। बहुत सारे इश्यूज आपने फ्लैग किए हरीश भाई। होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन एजुकेशन और इंडस्ट्री इंटरफेस पर हमको और कुछ इंसाइट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर से मिलेंगे। लेकिन मितेश जी, आप स्वयं एमएसएमई में रहे, और सारे उद्यमी लोगों का लघु उद्योग भारती के माध्यम से आप संगठन भी करते हैं। क्या आप देखते हैं उनके मतलब जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो फेस करते हैं या उनको एड्रेस करने का मैकेनिज्म है, या कोई जो बॉडीज बनती है वो क्या केवल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने का, एज अ स्टेक होल्डर उसमें इनपुट देने का, हाउ फार इट इज इफेक्टिव एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी डन टू मेक रियली ease of making business? जी नमस्कार प्रफुल्ल जी भाई साहब, धन्यवाद यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अभी जो आपने विषय जो लिया है कि संगठनों की, औद्योगिक संगठनों की पॉलिसी बनाने में और ईज ऑफ डूइंग के लिए जो भूमिका होनी चाहिए उसमें वो कितने खरे उतरते हैं या उनको कितना खरा उतरना चाहिए। तो मेरा इसमें जो अनुभव है, जैसे कि मैं अभी 2004 में पहली बार चाइना गया था और अभी 100 बार से अधिक हो आया, 50 बार ताइवान हो आया, जर्मनी, और ये तो विभिन्न संगठनों से मिलना हुआ वहाँ पे, और उनके साथ जो उनके अनुभव देखे या जो साझा किए, तो हमने देखा कि जैसे ताइवान है, आज ताइवान जो है वो चाइना की तरक्की के पीछे ताइवान एक छोटा सा 400 वर्ग किलोमीटर का देश है। अब जब चाइना का औद्योगिकरण हुआ 1980 के दशक में, तो चाइनीज लोग ताइवान के पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि आप हमारे भाई हैं, आप बंधु हैं, हमारा खाना एक प्रकार का है, आप चाइना आइए, हम आपको ज़मीनें देते हैं, हम आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं। और इस प्रकार उन्होंने ताइवान की पूरी जो टेक्निकल जो उनकी वो थी वो अपने यहाँ पे उनको बुलाया, उनसे सीखी, और आज चाइना ताइवान से ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहा है। अब फिर जब ताइवान को लगा कि हम जो है मतलब अब फंस गए हैं चाइना जाके, या जो भी उनको महसूस हुआ, तो उन्होंने उनकी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने वहाँ पे एग्जीबिशंस स्टार्ट की। और टाइट्रा एक संगठन है, टीमा है, टीमा वहाँ इलेक्ट्रॉनिका करवाता है, इलेक्ट्रॉनिका टाइप की एक एग्जीबिशन है। टाइट्रा वहाँ पे हर 60 देशों में उनके कार्यालय हैं, जो वहाँ पे अलग अलग देशों में मैच मेकिंग का काम करते हैं। मैं करीब 7 से 8 बार उनके खर्चे पे ताइवान गया हूँ। तो वो जो एग्जीबिशंस कराते हैं और जो वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ जो विजिट करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास है क्वालिटी। तो जिस क्वालिटी को लेके ताइवान आगे बढ़ा, जैसे कि आज लैपटॉप हम देखते हैं 95% वर्ल्ड के लैपटॉप ताइवान बनाता है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, क्वांटा, एप्पल के पीछे ये सब कंपनियां हैं। एचपी को ये बना के देती हैं, डेल को ये बना के देती हैं। तो वहाँ के जो उद्योग जो संघ हैं, उनकी सरकार के साथ जो आपस में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और वहाँ की सरकार ये समझती है कि कैसे इनके साथ मिलके उस देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है और वर्ल्ड लेवल पे काम करना है। तो उसमें वहाँ के उद्योग संघों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन उससे बड़ी भूमिका वहाँ पे सरकार की रहती है। ऐसे ही जर्मनी में भी है, ऐसे सब जगह बातें हैं। भारत के ऊपर तो यहाँ पर जैसे लघु उद्योग भारती हमारा संगठन है, 80,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, देशव्यापी संगठन है, सब जगह इकाइयाँ हैं, जिला स्तर पे इकाई है, तहसील और डीप लेवल पे जा रहे हैं। तो एमएसएमई की जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि एमएसएमई कोई भी एमएसएमई जब चालू होती है तो जैसा भाई साहब ने भी बताया कि वन मैन शो टाइप का होता है कि वो हमें चाहिए ऐसा नर, पीर, बावर्ची, भिश्ती खर, सब एमएसएमई करेगा सुबह से शाम तक लग के। तो उसमें जो एमएसएमई के लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो पूंजी से लेके बहुत सारे आते हैं, जिनकी चर्चा अभी पहले हुई है। हमारा जो अपना जो उदाहरण है, उसमें मेरा उदाहरण ये है कि अगर विदेश नहीं जाता मैं, मुझे आइडिया नहीं होता कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो विदेश यात्राएं जो हमें करवाई उन संगठनों ने, इसी प्रकार यहाँ के संगठनों को भी
सरकार को हमारे जो एमएसएमई हैं, हमारे जो तहसील लेवल के, जिला स्तर के जो डीप रूट में जो काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ न केवल मतलब जो उत्पाद समूह हैं, लगभग 30 से 40 तक उत्पाद समूह हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एग्रो है, जिसमें आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा फार्मा है, फूड प्रोसेसिंग है। ऐसे 30 से अधिक उत्पाद समूह को लेके उनकी डीप रूट पे काम करना। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो संसाधन हैं, जो हर स्टेट में उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम कैसे उपयोग करें। जैसे अब हमारे मध्य प्रदेश में जैसे 50 जिले हैं, कोई 52 जिले हैं, कोई जिला है जहाँ कोयला होता है, किसी जिले में कुछ होता है। तो इन उपलब्ध संसाधनों के आधार पे हम कैसे वहाँ की लोकल एमएसएमई को टेक्नोलॉजी वाइज उन्नत कर पाएँ और वो अपने प्रोडक्ट ना केवल भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो उत्पाद समूह की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें एमएसएमई भी सजेशन देता है और उससे जुड़ी हुई जो बड़ी कंपनीज हैं, जो उससे जुड़े सरकारी विभाग हैं, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, जिन कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट ने महारत हासिल की है, इन सब का मैच मेकिंग करवा के उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना, प्लस उसमें जो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो आवश्यक नहीं है कि वो कंट्री आपसे वो ले ले, क्योंकि आपको अगर थोड़ी भी क्वालिटी में कमी रही तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस जिला स्तर पे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के आधार पे प्रोडक्ट को बनाना, उसकी क्वालिटी परीक्षण लैब की स्थापना, उनको विदेशों का मार्केट देना और उनको उन्नत करना उस लेवल पे, जिसमें TREDS का जो बताया अभी रस्तोगी जी ने, इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं आ गई हैं, जिसमें फंड्स की उपलब्धता है, लेकिन वो रास्ते एमएसएमई को पता चले उसके लिए भी जो जैसा बताया भाई साहब ने कि एक उद्योग मित्र भारत गवर्नमेंट की तरफ से हर जिले में हो, जो पूरी योजनाओं के बारे में बताए। इस प्रकार औद्योगिक जितने संगठन हैं उनकी ये भूमिका होनी चाहिए। और इंडस्ट्री 4.0 भी एक विषय है, जो एमएसएमई आज की डेट में हमारी उन्नति नहीं कर पा रही, उसमें टेक्नोलॉजी का अभाव एक बहुत बड़ा एक कारण है, जिसको इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से उसको उन्नत किया जा सकता है, जिसमें CRM आता है, अपना सॉफ्टवेयर, जिससे सेल्स मार्केटिंग का पूरा डेटा रखा जाता है कि किसी कस्टमर ने अगर किसी साल हमसे मटेरियल लिया और हमें वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि अब आपसे नहीं ले रहा है, तो वो डेटा का एनालिसिस करके उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपका जो ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है, जैसे टैली का आता है पर SAP आता है, और ऐसे जोहो का भी आ गया जो हमारे भारतीय प्रोडक्ट है। तो इन सब को टूल्स को अपनाकर एमएसएमई अपने क्षमता को कैसे बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए। तो इंडस्ट्री 4.0 फॉर एमएसएमई एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसको लेके कार्य किया जा सकता है, और इसमें उद्योग संगठन भी इसमें कार्य कर रहे हैं। और सरकार के साथ जो भाई साहब ने जैसे पूछा है मूल प्रश्न कि कैसे औद्योगिक संगठन काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ऐसा मानना है, खासकर लघु उद्योग भारती का, कि उद्योग जो सिंगल विंडो वाली बातचीत है, सिंगल विंडो की हर कमेटी में उद्योग संघों का कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि वो उनको सलाह दे सके, और जो 15 से 30 दिन का समय अधिकतम एक एप्लीकेशन में लगना चाहिए वो समय लगे, और इस प्रकार उद्योग संघों की भूमिका रहनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव जो आते हैं एक को, किसी को उद्योग में ये करते हुए, लेकिन गोस्वामी सर, आप बहुत सारे युवाओं को इसमें गाइड करते रहे हैं। इफ आई आस्क यू कि किसी को एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई में, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी फील्ड में करनी हो, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट अ पर्सन शुड फॉलो एज पर योर एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। पहला सूत्र तो मैं 5 या 7 सूत्र दूंगा, जो मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, हो सकता है आपको ये पढ़ने के लिए ना मिले। पहली बात तो ये है कि जो भारतीय परिस्थितियाँ हैं उसमें आप अपना काम स्वयं के नाम से करें, पार्टनरशिप बिजनेस में ना जाएं। क्योंकि होता ये है कि छोटे लेवल पर जब हम पार्टनरशिप में जाते हैं तो जैसे ही इंडस्ट्री चालू होती है डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों परिवार जुड़ते हैं, फिर डिफरेंसेस चालू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे पास आर्बिट्रेशन के लिए आते हैं और उनको फिर ABCD करना पड़ती है। तो छोटा सा अगर उद्योग शुरू करना है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट के टाइप का डालना है, तो आप
निश्चित तौर से डायरेक्टर्स लीजिए, बहुत सारे लोगों को लीजिए, लेकिन छोटे स्केल पर अगर करना है तो पार्टनरशिप बिजनेस ना करके प्रोप्राइटरशिप में शुरू करिए, और या अपने LLP बना लीजिए अपने परिवार की, उसमें करिए। दूसरा, आप बड़े उद्योगों की तरह या किसी को देख के उद्योग मत डालिए, खुद के कंसल्टेंट खुद ही बनिए, क्योंकि कंसल्टेंट तो ये कहेगा कि आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आप कहते हैं हम 1 करोड़ में डालना है, वो कहेगा 1 करोड़ में डल जाएगा। अगर आपको कहना है कि मुझे बड़ा चढ़ा के बनाना है तो वो बड़ा चढ़ा के बना देगा, 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को 5 करोड़ बना देगा। तो आप किसी के भरोसे न रहें, आप कंसल्टेंसी लें, सलाह लें, टेक्निकल नॉलेज लें, लेकिन 6 महीने तक अपनी खुद की स्टडी करें, जुट के करें, जुनून के साथ करें, जैसे पढ़ाई में करते हैं ऐसे इसमें करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय होता है। तीसरा, फोकस करें, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करें। मैंने देखा अपने इसमें लाइफ में कि लोग एक प्रोडक्ट शुरू करके फिर पड़ोसी ने कुछ दूसरा बनाया, मित्र ने कुछ बनाया, तो फिर बनाने लगते हैं, फिर तीसरे पे चले जाते हैं, फिर चौथे पे चले जाते हैं, फोकस नहीं रहता है। आज की स्थिति ये है कि अगर आप 20 प्रोडक्ट बनाते हैं तो 10 बनाइए, 10 बनाते हैं तो 5 बनाइए, लेकिन उनको पूरी दुनिया में फैलाइए, पूरे ग्लोबल लेवल पर करिए। आप ज़्यादा प्रोडक्ट के लालच में इमोशनल होके ये ना सोचें कि मेरे को बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी मैंने मेहनत की है तो मैं 4 प्रोडक्ट और बना लेता हूँ, ऐसा मत करिए। आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट बनाइए, अच्छी तरह से उसको करिए, और न्यूक्लियस आपका मार्केटिंग होना चाहिए। आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट हों, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, कितनी बड़ी आप परिवार से समृद्ध हों, कितने ही आपका बैकग्राउंड IAS फैमिली का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपका न्यूक्लियस मार्केटिंग ही होना चाहिए। 24 घंटे आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या मैं इसको बेच सकता हूं। अगर आप नहीं बेच सकते हैं तो मत जाइए। आप बेचने की क्षमता हो तो आप जाइए। 71 ईयर्स की एज में हर साल 8 कंट्री विजिट करता हूं मैं, अभी भी जाता हूं, लगातार जाता हूं। अभी 4 ट्रेड फेयर अटेंड करके आया हूं, 5 कंट्री इस साल कवर किए, फिर 5 करूंगा, और पूरी कंपनी करती रहती है हमारी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक्सटेंसिव ट्रैवल करिए, और अगर कोई इंडस्ट्री डालने जा रहे हैं, एक डोमेस्टिक ट्रेड फेयर को अटेंड करिए, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को अटेंड करिए। दोनों को अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट में आ सकते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करना सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी 500 टॉप जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उनका एक स्टडी हुआ जिसमें 15 कंपनीज की ग्रोथ की स्टडी की गई। बड़े साइंटिस्ट को लगाया गया, सबको लगाया गया, इकोनॉमिस्ट को लगाया गया कि ये 15 कंपनीज ने सबको पछाड़ते हुए टॉप पर कैसे पहुंच गए। तो आपके मन में होगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, उन्होंने बहुत सारा पूंजी की होगी, उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा। इन सब में से कुछ भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। जब रिजल्ट आए 15 कंपनीज के, उनके CEOs के, तो पता चला 2 गुण उनमें थे। एक तो था एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी, अति विनम्रता, और दूसरा था इंटेंस विल, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा। इन दोनों में 2 पैसे भी आपके खर्च नहीं होते। आप विनम्र रहिए, हर हालत में विनम्र रहिए। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, आपको जीवन पर्यंत डे 1 से विनम्र रहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ विशेष व्यक्ति हूं, तो आप भूल जाइए, आप सफलता नहीं हो सकते। 6वीं बात, नॉर्मल इंसान रहिए, कभी भी अपने आप को विशिष्ट मत समझिए। ये बहुत बड़ा रोग है, हम एकदम समझने लगते हैं हम उद्योगपति हैं, हम बड़े विशेषज्ञ हो गए, हम कुछ हो गए हैं। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं कि मैं कुछ हो गया हूं, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अच्छा करना चाहते हैं। और 7वीं बात, कोई भी व्यक्ति आपके अंडर में काम नहीं करना चाहता। आप ये भूल जाइए कि आपके अंडर में कोई काम करेगा, आपके साथ लोग काम करना चाहते हैं। अगर आप ये भाव रखेंगे कि आप साथ में काम करना चाहते हैं और वो हमारे साथ काम कोई भी आप भाव रखेंगे ऐसा कि वो कुछ है हम कुछ हैं, तो आप भूल जाइए कि आप सफल होंगे। सफलता होना है तो आप समानता का भाव रखिए। 8वीं बात, जो जापान में मेरे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाया गया था, वहाँ बताया गया कि ये स्मॉलेस्ट गियर ऑन दिस अर्थ बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बनाते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ते हैं।
तो उनके प्रेसिडेंट का कहना ये था कि ये 4 लड़कियां इंडिया से आई, ये 4 इंडोनेशिया से आई, ये चाइना से आए, 12 कंट्री के लोग काम करते हैं। हेट्रोजिनस सोसाइटी इज बेस्ट फॉर इनोवेशन। अगर आप सोचते हैं कि मैं जैन हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो हम ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे, ये सब भूल जाइए। इनोवेशन इससे नहीं हो सकता है। इनोवेशन होता है हेट्रोजिनस सोसाइटी से, और मध्य प्रदेश सबसे अच्छा है इसके लिए, पूरे देश के लोग हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, गांव के लड़कों को अपॉर्चुनिटी दीजिए। मेरी कंपनी में 100-125 लोग काम करते हैं, 99% काम गांव के बच्चे करके देते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वही सब कुछ करके देते हैं। हम लोग 65 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, सारा टेक्निकल वर्क, सारा सब कुछ वर्क जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो आप छोटा बड़े का भाव, ये सब भाव जो हम लोगों ने पाल रखे हैं, जो जिस तरह के जितने भाव पाल रखे हैं, उनको बिल्कुल दूर करिए, नए तरीके से सोचिए। सफलता आपके दरवाजे पर है। अपॉर्चुनिटी जिससे अच्छी नहीं है, 39 कंट्री से FTA साइन हो चुका है, पूरी दुनिया आपको स्वागत करने को तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग में आइए, मध्य प्रदेश में 87% तक सब्सिडी, अगर सेंट्रल सब्सिडी बुला दे, 52% स्टेट की सब्सिडी है। फूड प्रोसेसिंग या और उसमें जाते हैं 35% सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 87% इंसेंटिव मिल रहा है। इसके बाद अगर आप और किसी फील्ड में जा रहे हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी जीवन में नहीं मिलने वाली है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। आइए, मैन्युफैक्चरिंग में आइए, मध्य प्रदेश में आइए, और आर्थिक समृद्धि खुद की करिए और स्टेट की करिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, ये सूत्र शेयर करने के लिए। हरीश भाई, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप क्या कहेंगे युवाओं को कि व्हाट आर द 2-3 थिंग्स दैट दे नीड टू डू एंड दे शुड नॉट डू? सी, वी शुड स्टार्ट कि नॉट टू डू नेगेटिविटी से अगर शुरू करें तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो अगर स्विमिंग करना है तो कूदना तो पड़ेगा पानी में। सो सबसे पहले कूदिए, राइट। हमारे यहाँ गुजरात में ये बहुत सारे डायमंड के, टेक्सटाइल के जो लोग हैं, तो उनके, हमारे एक दोस्त हैं, उनके लड़के को उन्होंने बॉम्बे में जॉब के लिए भेजा, और वो जॉब कर रहा था एक होटल में रिसेप्शन के ऊपर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने अपने लड़के को वहाँ क्यों, आपके यू आर ए बिग एसेट, आपके पास 1000 करोड़ की एसेट है, ये है। बोलता है देखो, अगर उसको धंधा सीखना है तो रियलिटी में जीना पड़ेगा। मैंने उसको बोला है कि तुमको थोड़ा पैसा मैं दूंगा, बाकी तुमको 2 साल तो तुम्हारी तरह ही जीना है। सो दैट इज़ अ लर्निंग एंड एवरीबडी हैज़ टू लर्न। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जैसे 8 सूत्र जो साहब ने बताए, गोस्वामी साहब ने, तो वो सूत्र तो अहम रखते ही हैं। बट एज अ यंग एंटरप्रेनर आई ऑलवेज फील कि यू हैव टू, फॉर स्विमिंग यू हैव टू जंप इनटू दैट। एन अपॉर्चुनिटी अपने आप जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आई स्टार्टेड माई कैरियर, बेसिकली आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, बट आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैं कोऑर्डिनेशन में घुस गया, कोऑर्डिनेशन में से मैं केमिकल इंडस्ट्री में आ गया। तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, बट यू मस्ट हैव अ डिज़ायर कि यार मेरे को ये जॉब नहीं जमता, मेरे को तो बिजनेस करना है। सो दैट विगरनेस इज रिक्वायर्ड। और जैसे गोस्वामी जी ने बताया, तो मेरा भी एकदम के 87% सब्सिडी है। तो हम जब जानते हैं तो हम पागल है अगर हम यहाँ पे नहीं आए तो सो इनफैक्ट आई मेरे दिमाग में गुब्बारे फूटने लगे कि लेट अस थिंक ऑफ दैट। सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर इफ यू वुड लाइक टू बिकम अ बिग, नॉट ओनली बिग, आप बिग होंगे तो आपका फैमिली बिग होगा, आपका सोसाइटी बिग होगा, आपका सिटी बिग होगा और नेशन बिग होगा। और वही सोच आप देखिए कि अगर अमेरिका से जो चीज़ यहाँ पे आती है, वेदर इट इज़ गूगल, आज सबके ईमेल है गूगल याहू में, हम हमारी ईमेल नहीं बना पाए, राइट, वी आर डिपेंडेंट। सो वो साइकोलॉजी देखिए कि अगर रोल आउट करना है तो उसको ग्लोबली रोल आउट करना है, और ग्लोबली रोल आउट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट इज वेरी मच एसेंशियल एंड दैट इज व्हाट दे आर गिविंग। अपने यहाँ डिबेट में, पार्लियामेंट में जिस तरह से देख रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं है जहाँ देश ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। जैसे सेमीकंडक्टर, बट सतीश जी ने बताया, बहुत सही बताया कि इतने साल तक हमें अंधेरे में रखा गया, और सेमीकंडक्टर आपके घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ है, आपके घर में सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, आपके मोबाइल में, एवरी चिप इज फ्रॉम द चाइना एंड अदर कंट्रीज, और हम पीछे रह गए।
इट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि जिसने 76,000 करोड़ फर्स्ट इंस्टेंट में अनाउंस किए और आज सेमीकंडक्टर का हब यहाँ अपने इंडिया में बनने जा रहा है. बिग रिवॉल्यूशन. सो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्ट. राइटली गोस्वामी साहब ने बताया, हम वी आर वेरी वीक इन प्रोडक्ट. हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं लेकिन हार्डवेयर में कभी दिमाग नहीं लगाया. वो चाइना की एक कंपनी है हुआई, राइट, नेटवर्क में पूरे विश्व में उसने डंका बजा दिया, लेकिन हम हार्डवेयर में नहीं. हमारे पास इतनी सारी इंटेलिजेंस, अपने ही लड़के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इंटेल में काम कर रहे हैं, हुआई में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर कितनी सारी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी ने वो दिमाग नहीं दौड़ाया कि हम इंडिया में ये क्यों नहीं कर सकते. और ऐसी एक आइटम नहीं है, मैं एक समय की अभाव है लेकिन ये इंपॉर्टेंट, अगर आपकी परमिशन से एक फिगर मैं बताना चाहूँगा, वे इंपॉर्टेंट है. अपने घर में जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ही मैं बात करूँगा, जिसका टर्नओवर इंडिया से ये लोग पैसा कमा रहे हैं. सैमसंग 1.11 लाख करोड़, एप्पल 79,000 करोड़, हिंदुस्तान लीवर 60,680 करोड़, हुंडई मोटर 68,000, LG इंडिया 24,000 करोड़, नेस्ले इंडिया जो कॉफ़ी 20,000 करोड़, पेप्सिको 9,096, सोनी इंडिया 9,851 करोड़, ज़ारा 2,782, H&M जिसके स्टोर में हम सभी जाते हैं खरीदने के लिए 3,600. अपने जो सैनिटरी वो जो यूरिनल पॉट लगे हैं वो कोलर इंडिया 2,400 करोड़, एडिडास जिसके शूज हम पहनते हैं 3,460 करोड़, टोयोटो 64,000 करोड़, पूमा 3,274 करोड़, स्केचर्स 1,970 करोड़, नाइक 1,380. ये तो टिप्स है. क्या हमारे देश में कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है कि ये प्रोडक्टों के बारे में सोच पाए और सोच के आगे बढ़े? नाउ इट्स अ टाइम. इंडिया हैज स्टार्टेड. गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरी 5 स्ट्रेटेजी पे जो फोकस किया हुआ है, उसमें जो लिस्टिंग किया हुआ है, अल्टीमेटली मेरा भारत आत्मनिर्भरता की ओर एक्शन में चल चुका है, जिसका जो टॉपिक है आत्मनिर्भरता इन एक्शन. नाउ इट इज अ टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर टू जंप इनटू इन, टू डाइव इनटू इट एंड टू विन इनटू इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू हरीश भाई. मितेश जी, सरकार को करना चाहिए, समाज को तैयार होना चाहिए, उसके लिए क्या गुण होने चाहिए, गोस्वामी जी ने भी बताया, हरीश भाई ने भी बताया. क्या हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या इसके लिए यूथ को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्या, कुछ ट्रेनिंग करते हैं क्या, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं क्या, व्हाट इज द प्रोसेस? चाहे मतलब मैं केवल लघु उद्योग भारती की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिक्की हो सकता है, सीआई हो सकता है, और भी इंडस्ट्री एसोसिएशन होते हैं. इज देयर एनी रोल? अभी वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं. हम लोग भी जयपुर में हमने 45 करोड़ का एक भवन बनाया है, जहाँ पे सभी प्रकार के, मतलब 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, जिसमें सभी प्रकार के प्रोजेक्ट हैं. भोपाल में उद्यम सेतु हमने बनाया गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चालू कर रहे हैं. और भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अपना स्किल डेवलपमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे बहुत सारे जो अपने स्किल को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हमारी एसोसिएशन मिलके काम कर रही है. इसके अलावा इसमें जो आपका जो पहला प्रश्न था, उसमें 2-3 बिंदु मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं के लिए क्या हम कहना चाहेंगे. तो मेरा इसमें एक सजेशन है कि स्टार्टअप और उद्यमिता ये सब तो अभी चल रहा है, लेकिन वो फेल जहाँ पे होता है, जो डूज और डोंट्स में जो डोंट्स वाली बात है, उसमें क्या होता है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है और वो सोचता है कि अब मेरे को उद्यम चालू करना है, लेकिन उसको ये जानकारी देने वाला कोई नहीं होता कि जब तुम चालू करोगे तो तुम्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है. तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है कंप्लाइंस. जो गवर्नमेंट के कंप्लाइंस है उसको कई बार नया उद्यमी या नया युवा उसको बाईपास कर जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो बाद में उसको कष्ट देती है और वही उद्योग बैठ जाता है. जैसे बैंक ने अगर लोन दिया तो लोन को वो ऐसे खर्च कर देते हैं कि जैसे उनको मतलब उनको लगता है कि यार ये दूसरे का पैसा है, कर डालो. तो ये जो अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन, कंप्लायंस का अनुशासन, टैक्सेशन का, सर्टिफिकेशंस और ऐसे सभी को लेके भी एक इनको करना चाहिए. प्लस इसके अलावा कुछ सुझाव हैं
कि आत्मनिर्भरता तभी इन एक्शन होगी जब नीतियां, संसाधन, मानव पूंजी, इनोवेशन और इंडस्ट्री 4.0 एक साथ आए। दूसरा ये कि हमारा जो मूल उद्देश्य है अभी, कि हमें मतलब अभी का जो उद्देश्य मोदी जी ने लाए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। वो बनाने के लिए जो बिल्कुल जड़ों तक जो कार्य करना है, उसमें उद्योग संघों की भूमिका, एकेडमिया की भूमिका, सरकार की भूमिका और ऐसे सभी उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भूमिका का निर्धारण और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना जो एक समय सीमा से जुड़ा हुआ हो कि हमें ये काम 10 साल में करना है। तीसरा, ये सामूहिक प्रयास से होगा, ये केवल इंडस्ट्री लीडर्स का नहीं बल्कि जन भागीदारी और नीति सहयोग का सामूहिक प्रयास होगा। स्टेट लेवल पे उसके लिए इंसेंटिव सरकार को देने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो अछूते हैं उनको भी पीएलआई देना चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्टेट के द्वारा। जैसे लाडली बहनों को हम इंसेंटिव दे रहे हैं, ऐसे सभी को इंसेंटिव, ऐसे अनेक प्रकार के सुझाव हैं। और तो अभी लाडली भाई लाडली बहनों के साथ अभी लाडले उद्यमी भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इस लाइन पर, मतलब मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो इस मामले में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा समाज में कि ये नौकरी का जो भूत चढ़ा हुआ, और खास करके नौकरी मिलेगी तो लड़की मिलेगी या नौकरी मिलेगी तो शादी लड़का मिलेगा, दोनों तरफ से हो सकता है, ये जो माइंडसेट एक तैयार हो गया, मुझे लगता है समाज को भी उससे निकलने की आवश्यकता है। सारे हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उनके प्रोफाइल्स और उनके स्पेशल मैसेजेस ऑर्गेनाइजर के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो आप ऑर्गेनाइजर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उनको सुन सकते हैं। ये सारी टिप्स भी हम उनकी शेयर करेंगे। समय का अभाव है, अगले पैनलिस्ट भी आ चुके हैं, तो इस सेशन को यहीं पे रुकते हैं। तीनों पैनलिस्ट का ऑर्गेनाइजर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।